हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज को, जिसमें आज हम नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि रहेंगे इंटेलिजेंस से रिलेटेड। उस क्वेश्चन सारे आप किस तरह करेंगे, जिस तरह से सीटेट में पूछे जाते हैं और जिस तरह के पूछे जा सकते हैं। और ऐसा भी रहेगा कि जो न्यू थ्योरी आए करेगी हम उसकी थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन भी उसका देख लिया करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर। आपको बहुत सारे क्वेश्चन हार्वर्ड गार्डनर से देखने के लिए मिल रहे होंगे, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर्स की थ्योरी से मैं बताऊं तो काफ़ी क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सजेस्ट दैट। हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि के गुणक सिद्धांत, मल्टीपल थ्योरी या बहुबुद्धि सिद्धांत आएगा, ट्रांसलेशन में गुणक हो गया है। बहुबुद्धि सिद्धांत से यह पता चलता है कि क्या पता चलता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है टीचर शुड यूज मल्टीपल इंटेलिजेंस, एएमआई का मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस, एज अ फ्रेमवर्क ऑफ डिवाइजिंग अल्टरनेटिव वे टू टीच द सब्जेक्ट मैटर। बात बिल्कुल सही है। विषय को पढ़ाने के वैकल्पिक तरीकों को तैयार करने के लिए शिक्षक को मल्टीपल इंटेलिजेंस को एक ढांचे के रूप में प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शन फिर भी पढ़ लेते, हो सकता है कोई और ऑप्शन इससे बेहतर हो। एबिलिटी इज आइडेंटिटी, सॉरी, एबिलिटी इज डेस्टिनी एंड डज नॉट डेस्टिनी एंड नॉट चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम। क्षमता नियति है और समय के साथ नहीं बदलती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। आपकी जो एबिलिटी है वह टाइम के साथ बदल जाती है। हो सकता है आप किसी सब्जेक्ट में वीक हो, लेकिन अगर आप उस सब्जेक्ट में थोड़ी मेहनत करो तो आप उसमें बहुत अच्छे हो सकते हो। एवरी चाइल्ड शुड बी टॉट एवरी सब्जेक्ट इन 8 डिफरेंट वेज इन ऑर्डर टू डेवलप ऑल ऑफ द इंटेलिजेंस। प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक विषय को 8 अलग अलग तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी की बुद्धि विकसित हो सके। ये बात गलत है कि हर एक बच्चे को हर एक विषय 8 अलग अलग तरीके से पढ़ाओ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इंटेलिजेंस इज सोलेली, इसे बोलते हैं सोली डिटरमाइंडेड बाय आईक्यू टेस्ट। बुद्धि को केवल आईक्यू टेस्ट द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, यह बात बिल्कुल गलत है। ओनली आईक्यू टेस्ट के माध्यम से या सिर्फ विद्युत परीक्षण लेकर हम ये नहीं बता सकते कि कोई व्यक्ति कितना इंटेलिजेंस है या कितना इंटेलिजेंस नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैच द फॉलोइंग इन द लाइट ऑफ हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के आलोक में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। जिसके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस होगी वो क्या बनेगा, वो बनेगा वायलिन बजाने वाला। जिसके अंदर भाषाई बुद्धि होगी वो कौन बनेगा, वो बनेगा पोइट, तो भाषाई बुद्धि वाला बन जाएगा कवि। इंटरपर्सनल वाला कौन बनेगा, ये आपका थेरेपिस्ट बन सकता है। अंतर व्यक्तिक बुद्धि वाला कौन बन सकता है, आपका चिकित्सक बन सकता है। स्पेशल थिंकल वाला बनेगा आपका स्किपलेटर, यानी कि ये बन जाएगा आपका मूर्तिकार। एथलेटिक्स कौन बनता है, जिसके अंदर होती है बॉडली काइनेस्थेटिक, यानी कि शारीरिक गति, बॉडीली काइनेस्थेटिक, शायद यही होती है स्पेलिंग, जिसे हम बोलेंगे शारीरिक गति की, तो वो होता है आपका एथलीट। तो भाई सेकंड का रहेगा 4, से ए का रहेगा 4, ए का 4 इसमें भी है इसमें भी है। भाषाई का बी, बी का सेकंड दोनों में है। सी का हो गया फर्स्ट, सी का फर्स्ट ऑप्शन नंबर सी में था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज दैट। बहुबुद्धि का सिद्धांत कहता है कि, फर्स्ट ऑप्शन है इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल काइंड्स। बिल्कुल सही बात है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी कहती ही ये है। पेपर पेंसिल टेस्ट आर नॉट हेल्पफुल। कागज पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, उतने सहायक नहीं है, थोड़े बहुत सहायक तो हैं, बिल्कुल सहायक नहीं है हम नहीं कह सकते। इंटेलिजेंस कैन बी मल्टीप्लाइड विथ इफेक्टिव पेडागोजी। प्रभावी शिक्षा शास्त्र के साथ बुद्धि को गुणा किया जा सकता है। एंड इंटेलिजेंस कैन बी रैपिडली एक्सेलरेटेड। इंटेलिजेंस को तेजी से बढ़ाया जा सकता है। अगर हम बहुबुद्धि सिद्धांत की बात करें मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की, तो ये थ्योरी यही बोलती है कि इंटेलिजेंस जो है वो काफ़ी कई प्रकार की हो सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। और ऑप्शन है द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस कोसेंट वाज डेवलप्ड बाय। बहुबुद्धि लब्धि की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई। अगर हम इंटेलिजेंस कोसेंट की बात करें, बुद्धि लब्धि की बात करें, तो वह स्टर्न के द्वारा विकसित की गई थी। और पहला बुद्धि परीक्षण पहला बुद्धि परीक्षण ये जो विकसित किया गया था, ये अल्फ्रेड
बिने द्वारा विकसित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाए, नहीं ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। स्टर्न जो था, स्टर्न ने आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। और आईक्यू टेस्ट जो है या इंटेलिजेंस टेस्ट की हम बात करें तो इंटेलिजेंस टेस्ट अल्फ्रेड बिने ने दिया था। हमें यहाँ पर इंटेलिजेंस क्वेश्चन की बारे में पूछा गया, यानी बुद्धि लब्धि के बारे में पूछा गया, इसलिए हम ऑप्शन नंबर थर्ड की तरफ जाएंगे। स्टर्न इसका राइट आंसर रहेगा। अगर इसको निकालने के फॉर्मूले के बारे में पूछा जाता तो इसके फॉर्मूले के बारे में हम टर्मन की तरफ चले जाते। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा, स्टर्न। फिफ्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इंटेलिजेंस इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। बुद्धिमत्ता अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अनुभव के परिणाम स्वरूप स्थायी परिवर्तन जो होता है वह आपकी लर्निंग होती है, इंटेलिजेंस नहीं होती है। इंटेलिजेंस इज हेरिडिटरी ट्रेट दैट इन्वॉल्व मेंटल एक्टिविटी सच एज मेमोरी एंड रीजनिंग। बुद्धि वंशानुगत विशेषता है जिसमें कई प्रकार की गतिविधि जैसे स्मृति और तर्क शामिल है, तो ये हम कह सकते हैं कि हाँ इंटेलिजेंस ये थोड़ा बहुत है। इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल इन्वॉल्विंग सेवरल एबिलिटीज नॉट इंटायरली मेजरेबल बाय द इंटेलिजेंस टेस्ट। ये तो बहुत ही ज़्यादा सही है कि बुद्धि जो है वह बहुआयामी है जिसमें कई क्षमताएं शामिल है, पूरी तरह से परीक्षण योग्य नहीं है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट नहीं कह सकते, बुद्धिमत्ता के माध्यम से हम कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, क्रिएटिव हर तरह से सोच सकते हैं। बट थर्ड बिल्कुल सही है कि बुद्धि बहुआयामी है, बहुत सारी क्षमताएं इसके अंदर शामिल हैं और इनमें से हर एक काम परीक्षण पूरी तरह से कभी कर नहीं सकते। थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस हाउ वुड द इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बी कैटेगराइज। एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रीजनिंग appropriately to the mood, temperaments, motivation एंड इंटेंशंस ऑफ अदर्स। यानी कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं वाले व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। दूसरों के मूड, स्वभाव, प्रेरणा, इरादों का उचित रूप से पता लगाने और प्रतिक्रिया करने की क्षमता। देखो दूसरे के बारे में जानना, दूसरे के बारे में जानना होता है इंटरपर्सनल, जिसे हम बोलेंगे अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। खुद के बारे में जानना होता है इंट्रापर्सनल यानी कि अंतःवैयक्तिक। थोड़ा सा अंतर है लेकिन इससे नंबर कई बार कट जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इंटेलिजेंस इज अ मल्टी डायमेंशनल एंड अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटी, बात बिल्कुल ठीक है। जो बुद्धि है वह बहुआयामी है और जटिल क्षमताओं का समुच्चय है। इंटेलिजेंस इज अ फिक्स एबिलिटी डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ द बर्थ ओनली, हम ये नहीं कह सकते कि जन्म के समय ही हमारी बुद्धि निर्धारित हो जाती है। इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड एंड डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते हम किसी भी परीक्षण के द्वारा। इंटेलिजेंस इज अ यूनिटरी फैक्टर एंड अ सिंगल ट्रेट, इंटेलिजेंस सिंगल ट्रेट भी नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। हालांकि एक कारक से एक दान बिने के द्वारा दिया गया लेकिन उसे फेल कर दिया गया है, मतलब इतना अच्छा उसे नहीं माना गया। तो इंटेलिजेंस जो है वो मल्टी डायमेंशनल है, इसे स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस व्हाट वुड बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन विथ लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर तार्किक गणितीय बुद्धि होगी उसकी क्या विशेषताएं होंगी। सेंसिटिविटी एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न्स, हैंडल लॉन्ग चेन ऑफ रीजनिंग्स, ये बात बिल्कुल ठीक है। पैटर्न का पता लगाने, संवेदनशीलता, क्षमता और तर्क की लंबी श्रृंखला को संभालना। सेंसिटिव साउंड रिदम एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स, साउंड रिदम एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स की बात करें तो ये तो आपकी लिंग्विस्टिक में चला जाएगा। ऑडियो विजुअल स्पेशियल तो आपका वो हो जाएगा जिसके अंदर स्पेशल इंटेलिजेंस होती है वो। एबिलिटी टू प्रोड्यूस अप्रोप्रिएट पिच रिदम, ये तो म्यूजिकल वाले में चला गया, संगीत वाले में चला गया, तो फर्स्ट इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फेसाइजेस दैट, बहुबुद्धि का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के कई रूप होते हैं, बिल्कुल सही बात है, इस बात पर बल देता है। देयर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस, इस बात पर बल नहीं देता। इंटेलिजेंस क्वेश्चन कैन बी मेजर्ड ओनली वी ऑब्जेक्टिव टेस्ट, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टेस्ट के माध्यम से आईक्यू को परीक्षण किए जाते हैं, इस पर भी नहीं देता जोर। इंटेलिजेंस इज वन डोमेन इंश्योरिंग इंटेलिजेंस इन ऑल अदर डोमेन, एक डोमेन में
इंटेलिजेंस अन्य डोमेन में इंटेलिजेंस सुनिश्चित करता है। ये बिल्कुल नहीं है कि भाई अगर आप मैथ्स में अच्छे हो तो आप संगीत में भी अच्छे होंगे, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आप संगीत में बिल्कुल जीरो हो, ठीक है। तो फर्स्ट ही सही रहेगा कि जो इंटेलिजेंस है वह कई प्रकार की हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट IQ? निम्नलिखित में से कौन सा IQ के बारे में सत्य है? इनवर्सली रिलेटेड टू द मेंटल एज, डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्रोनोलॉजिकल एज, इनवर्सली रिलेटेड टू द क्रोनोलॉजिकल एज, डायरेक्टली रिलेटेड टू बोथ मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज। अगर हम IQ के फॉर्मूले की बात करें तो IQ का फॉर्मूला होता है मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो मेंटल एज से तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन क्रोनोलॉजिकल एज से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है या इनवर्सली है। इनवर्सली रिलेटेड टू मेंटल एज गलत है, डायरेक्टली रिलेटेड टू क्रोनोलॉजिकल एज ये भी गलत है, इनवर्सली रिलेटेड टू द क्रोनोलॉजिकल एज ये सही है, दोनों से डायरेक्टली तो है ही नहीं। तो कालानुक्रमिक युग से या कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रम रूप से इसका संबंध है, तो थर्ड इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, चेस एंड कार्ड्स कैन बी क्लासिफाइड एज, शतरंज और कार्डों को वर्गीकृत किया जा सकता है फाइटिंग प्ले, इंटेलेक्चुअल प्ले, एक्सपेरिमेंटल प्ले या मोटिवेशन प्ले। जब आप चेस खेल रहे होते हो तो वहां पर आपकी बुद्धि काम कर रही होती है, तो ये आपके बौद्धिक खेल में वर्गीकृत इसको किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच इज नॉट ट्रू अबाउट इंटेलिजेंस? बुद्धि के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, बुद्धि सीखने की क्षमता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू सोल्व प्रॉब्लम, बुद्धिमत्ता समस्या को हल करने की क्षमता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू वर्क हार्ड, बुद्धि मेहनत करने की क्षमता है। या फिर इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडॉप्ट टू नोवल सिचुएशन, बुद्धिमत्ता स्थिति के अनुकूल होने की क्षमता है। बुद्धिमत्ता स्थिति के अनुकूल होने की, अच्छा नहीं पूछा गया है, नहीं पूछा गया है तो थर्ड इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि मेहनत करने की क्षमता को बुद्धि नहीं करते। जो बुद्धिमान होगा वो तो कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा काम निकाल लेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि नहीं पूछा गया था तो थर्ड इसका राइट आंसर है। 12 है, अ स्टूडेंट क्रोनोलॉजिकल एज इज 10 ईयर्स एंड मेंटल एज इज 12 ईयर्स, हिज IQ विल बी। IQ का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था। IQ का फॉर्मूला होता है मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो मेंटल एज कितनी दी है इसकी 12 ईयर्स, क्रोनोलॉजिकल एज यानी कालानुक्रमिक आयु है 10 वर्ष इंटू 100, जीरो से जीरो कटेगा 20 धाम के 120। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा 120 वर्ष। इंटेलिजेंस रिलेटेड टू मॉनिटर द फीलिंग एंड इमोशंस ऑफ सेल्फ इज रेफर्ड टू, स्वयं की भावनाओं और भावनाओं की निगरानी। स्वयं की भावनाएं किससे जुड़ी हुई होती है? स्वयं की भावना जुड़ी हुई होती है इंट्रापर्सनल से, यानी कि अंतः वैयक्तिक। यहाँ अंतरा इसका ट्रांसलेशन गलत हुआ है, ये होता है अंतः वैयक्तिक। ये अंतः वैयक्तिक बुद्धि से जुड़ा हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 15, फ्लूइड इंटेलिजेंस ऑफ आरवी केटल इज इक्विवेलेंट टू, आरवी केटल की द्रव बुद्धि किसके बारे में है? देखिए आरवी केटल ने दो तरह की बुद्धि दी हुई है, एक फ्लूइड इंटेलिजेंस और एक क्रिस्टल इंटेलिजेंस। फ्लूइड एंड क्रिस्टल, हम हिंदी में बात करें तो द्रव बुद्धि और ठोस बुद्धि। तो जो द्रव बुद्धि है वह तो जेनेटिक फैक्टर से जुड़ी हुई है, वंशानुगत कारक से जुड़ी हुई है, और जो पर्यावरण से हमें मिलती है वो हमें क्रिस्टल इंटेलिजेंस यानी कि ठोस बुद्धि मिलती है, जिसमें हम हमारे अनुभव के माध्यम से इसको जोड़ जोड़कर और इसे बढ़ाते जाते हैं। और फ्लूइड इंटेलिजेंस ये बहती रहती है, जो हमें आनुवांशिकता द्वारा प्राप्त की है। हम जैसे समस्या को सॉल्व करना, तर्क लगाना या रचनात्मकता की हम बात करें तो ये हमें ज़्यादातर जेनेटिक्स से ही आती है। माता पिता क्रिएटिव हैं तो बच्चे भी होते ही हैं। बाकी हम जो एक्सपीरियंस के माध्यम से सीखते हैं वो ठोस के अंदर आएगी, यानी क्रिस्टल इंटेलिजेंस के अंदर आएगी। 16 है, थर्स्टन ने कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताओं की आयु दी हुई है या सूची दी हुई है? तो इन्होंने दी हुई है 7 प्रकार की बुद्धि, या प्राथमिक 7 प्रकार की बुद्धि नहीं बोला इन्होंने, 7 प्रकार की योग्यताएं बोला। किस प्रकार की योग्यताएं बच्चों के अंदर या व्यक्ति के अंदर होती हैं इंटेलिजेंस से रिलेटेड? इन्हें ऐसे ही बोल दिया जाता है PMA, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज।
तो ये 7 कौन कौन सी, उन्हें हम देख लेते हैं। ये है वो 7 जिसमें सबसे पहले आता है आपका वर्बल कॉम्प्रीहेंशन। वर्बल कॉम्प्रीहेंशन वाले जो जिसके अंदर इस प्रकार की इंटेलिजेंस होगी या इस प्रकार की एबिलिटी जिसके अंदर होगी, वह शब्दों, संप्रत्यों, विचारों के अर्थ को समझ सकेगा। संख्यात्मक योग्यता, न्यूमेरिकल एबिलिटी, संख्यात्मक तथा अभिकल्पनात्मक कार्यों में गति एवं परिशुद्धता का कौशल उसमें होगा। स्थानिक योग्यता वाला, प्रतिरूपों रचनाओं का मानस प्रतिक्षण करना। प्रत्यक्ष संबंधी, परसेप्चुअल, एबिलिटी टू ग्रास्प विजुअल फील्ड। तार्किक योग्यता, एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली। मेमोरी, एबिलिटी टू रिकॉल एंड रिमेंबर। एंड वर्ड फ्लुएंसी, फ्लुएंसी एंड एबिलिटी टू यूज वर्ड फ्लेक्सिबली। ठीक है, तो ये 7 प्रकार की योग्यताओं के बारे में बात करी है थर्स्टन ने, इन्हें आप याद करिएगा, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है, यदि किसी बच्चे की कालानुक्रमिक आयु 60 महीने है और मानसिक आयु 72 महीने है तो उसका आईक्यू क्या होगा। देखिए आयु या तो ईयर में दी रहेगी या फिर महीने में दी रहेगी। तो महीने में दी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, महीनों से ही आप सोल्व कर लो। मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु इंटू 100, 6 से काट देते हैं, 12 से काट दो, 12 पंज 60, 12 छिंग 72, 6 से काटो, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, तो 6 दूनी 12, तो 120 ही इसका आंसर हो गया। 120 आईक्यू रहेगा। इसका 92 आ रहा है। क्रोनोलॉजिकल एज 60 है, मेंटल एज 72 है, आईक्यू 70 बटे 12 छिंग 72, 12 पंज 60, 6 दूनी 12, 120, 120 ही राइट आंसर है। 92 इसका भले ही आ रहा है लेकिन इसका राइट आंसर 120 ही होगा। बुद्धि की संरचना में गिलफोर्ड मॉडल के कितने चरण शामिल है। देखिए गिलफोर्ड का जो मॉडल है उसमें पहले जो चरण थे वो थे 120, फिर हुए 150 और अभी ये 180। तो हम अभी वाले को लेकर चलेंगे, 180 चरण इसमें शामिल हैं। ठीक, अब 180 कारक कौन कौन से हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। देखिए इनका गिलफोर्ड का 3D मॉडल है, 3 डायमेंशनल मॉडल जो कि जेफी गिलफोर्ड ने दिया हुआ है। 3 डायमेंशनल में जो फर्स्ट है वो ऑपरेशन है यानी कि संक्रिया है, सेकंड पे प्रोडक्ट उत्पाद है और थर्ड पर विषय वस्तु यानी कि कंटेंट है। इनके बारे में एक एक करके बात कर लेंगे। कंटेंट की बात करें तो कंटेंट के अंदर हमारे 5 फैक्टर्स आते हैं, जिसमें हमारा विजुअल आ जाएगा, ऑडिटरी आ जाएगा, सिंबॉलिक आ जाएगा, सिमेंटिक हो जाएगा और बिहेवियरल आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो इसके अंदर 6 चीज़ें आती हैं। यूनिट्स मिलकर क्लास बनाते हैं, क्लास से फिर संबंध बनता है, ये तीनों मिलकर सिस्टम बनाते हैं, फिर इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फिर बाद में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। तो ये फिर आपका उत्पाद के अंदर आएंगे। फिर आपकी बात करें ऑपरेशन की, तो ऑपरेशन में ऐसी क्रियाएं आएंगी जो चल रही होती हैं, जैसे हमारा कॉग्निशन जो हमेशा काम कर रहा होता है, मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन एंड इवेल्युएशन। तो पहले वाले में 5 थे, फिर दूसरे में 6 आए, फिर तीसरे में 6 आए, तो 6 छिंग 36, 36 पंजे 180, तो टोटल 180 होते हैं इसमें। इसे हम इस क्यूब के माध्यम से याद कर सकते हैं। देखो कंटेंट में ये 5 हो गए, प्रोडक्ट में 6 हो गए एंड ऑपरेशंस में 6 हो गए, तो 5 6 6। इसे आप ऐसे याद रखना, CPO, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 6 है, टोटल 180 है। 180 प्रकार की एबिलिटी बताई है कुल मिलाकर इन्होंने। ठीक है, 180 कारक इसमें शामिल है। 19 है, एक सामान्य बच्चा निम्नलिखित में से किस आईक्यू स्तर से संबंधित है। जो सामान्य बच्चे का आईक्यू होता है वो होता है 90 से 110, जनरली होता है 90 to 110। ये 91 to 109 भी देखने के लिए मिल सकता है हमें, 89 to 111 भी देखने के लिए मिल सकता है। तो हमें ये वाला ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है, ये वाला देखने के लिए मिलता है, ये तो नहीं दिखता। इनमें से कोई भी एक देखिए, आप उसे आंसर टिक कर दीजिएगा। आईक्यू टेबल की हम बात कर लेते हैं। जो जड़ बुद्धि होते हैं, इडियट जिन्हें बोला जाता है, उनका आईक्यू 0 से 25 होता है। एम्बेसाइल यानी कि मूड, उनका आईक्यू होता है 25 से 50। मोरन होते हैं यानी जो मूर्ख होते हैं, उनका आईक्यू होता है 50 से 70। डल जो रहेंगे जिन्हें बॉर्डर लाइन कहा जाएगा, वो 70 से 80 है। इन्हें एजुकेशन दी जा सकती है, मोरन को भी एजुकेशन दी जा सकती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा पिछड़ जाते हैं। ये तो पढ़ाने लायक है लेकिन ये नहीं हो पाते पढ़ाने लायक। बिलो एवरेज 80 से 90, एवरेज 90 से 110, एबव एवरेज 110 से 120, सुपीरियर 130 से 120 से 130, वेरी सुपीरियर यानी अति श्रेष्ठ 130 से 140, एंड जो जीनियस होते हैं प्रतिभाशाली, उनका आईक्यू 140 से भी प्लस होता है। 140 से आगे फिर कितना भी हो सकता है, जिसमें आइंस्टीन वगैरह आ जाते हैं।
आगे बढ़ेंगे 20 की तरफ। विच वर्ड यूज्ड बाय थर्स्टन फॉर इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के लिए थर्स्टन ने कौन सा वर्ड यूज करा था? तो थर्स्टन ने यूज करा था PMA, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। तो इस हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, प्राथमिक मानसिक क्षमता यूज किया गया था थर्स्टन के द्वारा। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक, तो ये थे हमारे क्वेश्चन। तो हमने टोटल 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। अच्छा, इसमें बहुत सारे, चलिए इसमें इस स्लाइड में बहुत सारे पेज ऐसे ऐड हो गए थे। हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए। कोई भी डाउट हो तो उसके लिए कमेंट करिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कोई भी डाउट हो तो वो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।